ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारा ये दूसरा वीडियो देखते हैं जिसमें हमने पहले वीडियो में हमने बात की थी इवोल्यूशन के बारे में। थेरीज ऑफ इवोल्यूशन हमने देखा था। आज हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस, यानी क्या सबूत है कि उसी तरीके से हम इवॉल्व हुए थे। तो जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, उसके बाद एनाटॉमिकल एविडेंस, फिर हम बात करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड देन पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, और लास्ट में हम देखने वाले हैं कनेक्टिंग लिंक्स। तो शुरुआत करते हैं जो पहला एविडेंस है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब एविडेंस यानी क्या, तो ये सबूत क्या है। अगर कोई किसी ने थ्योरी दी है कि अगर हम इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं कि भाई आप ये देख रहे हो कि जैसे कि हम पहले थे उसी किसी एक जीव से हम आए हैं। अब ये किसी का कहना है तो हम तो सबूत मांगेंगे उससे, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हम कैसे ऐसे किसी सजीव से आगे जो पहले पानी में था, अभी हम तो पानी में नहीं रह सकते। तो इन सारी चीज़ों के लिए कुछ एविडेंसेस दिए गए कि भाई नहीं, इवोल्यूशन इसी तरह से हुआ था। तो उसमें सबसे पहला जो सबूत है जिसे कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजी यानी क्या, मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि भाई जो हम बाहर से देख पा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो जो ये स्किन दिख रही है या फिर ये कान दिख रहे हैं आपको, हेयर्स दिख रहे हैं, तो ये हम जो बाहर का स्ट्रक्चर देख पाते हैं तो उसे कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो अगर हम इसमें कुछ कॉमन चीज़ें ढूंढने की बात करते हैं तो देखिए तीनों एनिमल्स यहाँ हमें दिख रहे हैं। तो उन तीनों में देखिए जो आइज़ है उनकी जगह देखिए वैसे ही है, और जो नोज़ है सभी के नोज़ उसी जगह पे है। ईयर्स देखिए, सभी को दो दो ईयर्स हैं। अब अगर ऐसा है तो इसका एक ही मतलब है कि ये तीनों का कांटेक्ट किसी एक ही चीज़ से रहा होगा। अब वो क्या थी क्या नहीं थी वो तो रिसर्च का मामला है, लेकिन हम मोटे मोटे तौर पे बोल सकते हैं कि भाई ये देखिए यहाँ हम ये दिखा रहे हैं कि इस तरीके से ये जो तीन एनिमल्स हैं, इन तीन या फिर बाकी भी एनिमल्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसी तरीके से हमें दिखेगा। क्या दिखेगा कि उनकी जो स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स है, या फिर आप बात करो स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, या फिर पोजीशन ऑफ आईज़ या ईयर पिना, दीज आर द ईयर पिनास। सो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी, तो ये सभी हमें कॉमन दिखता है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ सिंगल स्पीसीज़ फ्रॉम विच दीज ऑल स्पीसीज़ आर कम्स। दैट्स वाई ये कमेंट हमें सपोर्ट करता है इवोल्यूशन के लिए। अब जिस तरह से हमने देखा कि एनिमल्स में, उसी तरह से अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी हम देखते हैं कि कुछ कॉमन सी चीज़ें, जैसे हर एक के लीफ अगर आप देखें तो लीफ का स्ट्रक्चर देखो सभी का एक जैसे ही है। उसके ऊपर के जो वेनेशन है, जैसे मानो ये लीफ है तो ये सेंट्रल वेन है, तो ये इस तरह से ये रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। अब एक और होता है जिस पैरेलल वेनेशन, जैसे हम गन्ने के इसमें या फिर गेहूं के इसमें अगर देख पाते हैं, जो इस मकई के इसमें इस तरह ये पैरेलल वेनेशन है, और ये जो है ये रेटिकुलेट वेनेशन है। मगर ज़्यादातर इसमें जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे आप दिखाया गया, सभी को रेटिकुलेट वेनेशन दिखाया गया। अब इससे अलग कोई वेनेशन होता नहीं। अब इसका क्या मतलब है कि भाई इसका यही मतलब हुआ कि ये तीनों भी पेड़ किसी एक ही पिछले किसी एक पेड़ से आए होंगे। सो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि इट इज़ प्रूव दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। अब आपको लिखना आंसर इसी तरीके से कि राइट अ नोट ऑन मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अगर इस तरह से आ गया, क्वेश्चन पूछ लिया या फिर क्वेश्चन बड़ा पूछा कि व्हाट आर द डिफरेंट एविडेंस, तो सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। सो देयर शुड बी टू पार्ट्स। फर्स्ट एनिमल्स के अगर आप देखें तो ये यहाँ आपको दिखाए गए हैं। उसके बाद प्लांट्स के लिए भी आपको यहाँ कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि भाई कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि इट प्रूव्स द ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव द कॉमन एंसेस्टर। सो दिस प्रूव्स द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस तरह से आपको लिखना होगा। अब ये हो गया हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब दूसरा एविडेंस है हमारा एनाटॉमिकल एविडेंस। अब एनाटॉमिकल एविडेंस क्या है, जैसे मॉर्फोलॉजी में हमने देखा बाहर से, अब एनाटॉमी मतलब अंदर से। अगर हम किसी चीज़ को अंदर से देखते हैं तो उसको कहा जाता है उसको एनाटॉमी देखना। अब हम अलग अलग एनिमल्स के यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ हैंड देख रहे हैं। जैसे ये है ह्यूमन का हैंड, ये 4 लेग्स ऑफ ऑक्स है, फिर पैटाजियम ऑफ बैट,
और ये फ्लिपर ऑफ वेल। अब ये अलग अलग एनिमल्स के हैं, लेकिन अगर गौर से देखें तो देखो हर जगह आपको ये एक रिस्ट जॉइंट है, हर एक के पास है। उसके बाद ही फिंगर स्टार्ट हुए हैं। अब उनकी संख्या कम ज़्यादा है या फिर लंबाई चौड़ाई वो अलग चीज़ है, लेकिन देखिए उसी तरह उसके बाद में आपको बीच में भी और एक जॉइंट मिल रहा है सभी को, इसके आगे भी उधर आपको मिल जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ हैंड है सभी का सेम है। हाँ, थोड़ा सा उनकी लंबाई चौड़ाई में फ़र्क आ गया, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं कि रिस्ट जॉइंट हो गया या फिर एंकल जॉइंट हो गया, वो सभी उसी तरह से है। सो दिस इज़ कॉल्ड दी एनाटॉमिकल एविडेंस। और इससे भी यही प्रूफ होता है कि दिस इंडिकेट्स दैट दोज एनिमल्स मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। यही चीज़ फिर से वही लास्ट में आपको ये लिखना है कि इट इंडिकेट्स दैट दिस एनिमल मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। ओके, सो दिस इज़ अवर एनाटॉमिकल एविडेंस। अब नेक्स्ट एविडेंस जो है उसके बारे में बात करते हैं, वो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब वेस्टिजियल क्या है? जो भी वेस्टिजियल का मतलब है कि जो अभी यूज़ में नहीं है, नॉट इन यूज़, नॉट इन यूज़, दैट इज़ कॉल्ड एज वेस्टिजियल। अब ये कौन से ऑर्गन्स है कि भाई जो यूज़ में नहीं है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है, एक है अपेंडिक्स। अब ये अपेंडिक्स का क्या यूज़ है? हमारे लिए तो अभी हाल फिलहाल कुछ भी यूज़ नहीं है अपेंडिक्स का, लेकिन वो हमारे शरीर में है। क्यों? क्योंकि पहले हमें इसका यूज़ होता था। अब ख़ास करके कुछ जो जैसे गाय है, बैल है, तो इनके यहाँ अपेंडिक्स होता है, उनको उसका यूज़ है, क्योंकि जब वो किसी चीज़ को खाते हैं तो उसमें बहुत सा ऐसा पदार्थ बच जाता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, फिर वो अपेंडिक्स में जाके रुक जाता है। लेकिन जब से हमने आग जलाना शुरू किया तो हमने सारी चीज़ों को पकाना शुरू कर दिया, तो पकाने के बाद चीज़ें बहुत जल्दी से डाइजेस्ट होने लगी हमें, और फिर हमारा अनडाइजेस्ट पार्ट ऐसा ज़्यादा कुछ रहा नहीं, इसलिए अपेंडिक्स का हमें कुछ ज़्यादा यूज़ रहा नहीं। लेकिन फिर भी अभी भी हमें अपेंडिक्स दिखाई पड़ता है। अब उसी तरह जिस तरह से अपेंडिक्स की बात हुई, उसी तरह से बहुत सारे और ऑर्गन्स भी है, जैसे मसल्स ऑफ ईयर पिना, हमारे कान के जो मसल्स है ये वाले, तो ये भी तो हमें कुछ खास यूज़ में नहीं आते अभी। जैसे अगर हम बात करें एलिफेंट और बाकी एनिमल्स, वो अपने इस मसल्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, लेकिन अभी तो हम उसको कुछ हिलाते विलाते कुछ हिला नहीं पाते। सो नाउ अ डेज दिस इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर अस, लाइक अपेंडिक्स और दूसरा ईयर पिना, विच आर यूजलेस टू ह्यूमन। बाकी लोगों को, वो बाकी एनिमल्स को हो सकता है, लेकिन हमें नहीं। अब ये जिस और एक है जैसे टेल बोन, कुक्सी, यहाँ टेल बोन, यानी पहले यहाँ से हमारी टेल ओरिजिनेट होती थी ऐसा कहा जाता है, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल हमें टेल है नहीं, लेकिन वो जहाँ टेल थी पहले, वो पार्ट या फिर वो बोन अभी भी है जिसे कहा जाता है टेल बोन। सो वंस अगेन हमें इसका कोई यूज़ नहीं है। अब बात यहाँ पे अटक रही है कि भाई ये चीज़ें हमारे पास है क्यों? अब हमें तो इसका कोई यूज़ है नहीं। और एक चीज़ हम भूल गए, एक है विजडम टीथ, अक्कल दाढ़ जिसको बोलते हैं, जो बहुत एंड में आता है। खास करके ये भी तब यूज़ होता था, जैसे अगर हम बात करें गाय बैल, बहुत पीछे जो बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता है, उनको च्यू करना पड़ता है, तो इसलिए वो विजडम टीथ शायद पहले उसका यूज़ होता था, क्योंकि हम बहुत ऐसे चीज़ों को चबाते थे। लेकिन अभी ज़्यादा उबला हुआ खाते तो ज़्यादा चबाने की ज़रूरत गिरती नहीं, इसलिए विजडम टीथ भी हमें बहुत लेट आता है, किसी को नहीं आता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन जब आता है दर्द बहुत होता है। तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स में ही है विजडम टीथ। तो अपेंडिक्स, ईयर मसल्स और विजडम टीथ और कुक्सी, ये हमारे अंदर है अभी भी। इसका मतलब ये है कि पहले हम इसका यूज़ करते थे लाइक दी अदर एनिमल्स। अब इसका क्या मतलब है कि हम भी उन बाकी एनिमल्स जैसे थे, यही आ रहा है ना, इसका मतलब यही आ रहा है कि भाई कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि वी आर ऑल्सो लाइक दैट, वो हम उन्हीं की तरह थे। दिस इज़ ऑल्सो प्रूफ द इवोल्यूशन। सो मुझे लगता है समझ में आ गया वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब पैलेंटोलॉजिकल का मतलब है फॉसिल, हमारे स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स हमारे नहीं, मतलब बहुत पहले जो सजीव थे,
अब वो लुप्त हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर्स है या फिर बहुत पहले के, तो उनके फॉसिल्स मिलते हैं। अब उनके फॉसिल्स से हमें क्या पता चलता है? अब उनके फॉसिल से भी यही चीज़ हमको दिखाई देती है कि अगर हम उनके फॉसिल्स का भी स्ट्रक्चर देखें तो नॉस्ट्रिल्स का स्ट्रक्चर हुआ, या फिर उनकी जैसे उस वक्त जैसे हमने पिछली बार एनाटॉमी में देखा था, उनके हाथ पैर का स्ट्रक्चर सेम उसी तरह से है। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस भी हमको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि द ऑर्गेनिज्म विच आर बरीड लॉन्ग ईयर्स एगो, they also have the same kind of structure which we have now. अब उसके बाद लास्ट है कनेक्टिंग लिंक्स। अब जैसे दो तरह के अलग अलग एनिमल्स में कनेक्टिंग करने वाले कुछ लिंक्स हमें मिलते हैं। अब जैसे यहाँ आपको दिया गया है, some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups, hence they are called as connecting links. That means कि ये दो अलग ग्रुप के अलग अलग कैरेक्टर्स अपने आप में दिखाते हैं। जैसे एक ही एनिमल है मगर वो किसी और ग्रुप का भी कैरेक्टर दिखाएगा और दूसरे ग्रुप का भी कैरेक्टर, दोनों ग्रुप के कैरेक्टर अपने अंदर दिखाएगा। इसे कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक। फॉर एग्जांपल पेरिपेटस। पेरिपेटस क्या है, उसमें उसके कैरेक्टर्स कौन से? तो भाई उसकी सेगमेंटेड बॉडी है, थिन क्यूटिकल है, और पैरापोडिया है, उसको लाइक ऑर्गन्स भी उसमें प्रेजेंट हैं। अब ये जो एनिमल्स हैं ये रेस्पिरेशन करता है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी उसमें है जो आर्थ्रोपोडास में होता है। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई दिस इंडिकेट्स दैट द पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अब जब हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई एनिलिडा क्या है, आर्थ्रोपोडास क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे तो ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है पेरिपेटस। तो ना तो इसको हम एनिलिडा वाला एनिमल बोल सकते हैं और ना ही आर्थ्रोपोडा बोल सकते, क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिखा रहा है। सो दिस इज़ वाई पेरिपेटस इज़ द लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अब उसी तरह और एक है, दूसरा है डकबिल। अब ये डकबिल जो है ये अंडे देता है, जैसे बाकी रेप्टाइल्स अंडे देते हैं उसी तरह से डकबिल अंडे देता है। मगर ये अंडे देता है लेकिन इसमें मेमोरी ग्लैंड्स, जैसे मेमोरी ग्लैंड्स यानी व्हिच सीक्रेट द मिल्क। तो अंडे देता है तो रेप्टाइल है, मगर अगर मेमोरी ग्लैंड्स हैं जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिसका यूज़ होता है तो फिर ये तो रेप्टाइल्स में नहीं रह सकता, ये तो मैमल्स में आ जाएगा, क्योंकि मिल्क प्रोड्यूस करना मैमल्स का काम है, क्योंकि वही बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, डायरेक्टली बर्थ देते हैं। तो ये जो डकबिल प्लैटिपस है ये लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, दोनों के इसमें लिंक है। अब ये लिंक मिलने से हमें क्या हो रहा है कि जैसे ये और ये दोनों कभी ना कभी एक ही इससे आए हैं, एक ही इससे इन दोनों का निर्माण हुआ है। तो विच इज़ अगेन explains or gives evidence for the theory of evolution. अब और एक है जैसे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अगर हम हर एक का फ़ोटोज़ देखें एम्ब्रियो में, जब गर्भ डेवलप होता है तो यहाँ पे देखिए अलग अलग एम्ब्रियोज़ दिखाए गए, जैसे फ़िश का है, ये सैलामेंडर का है, टॉर्टॉइस का है, चिकन का है, पिग का है, ये काऊ का, ये रैबिट का और ये मैन का। लेकिन शुरुआत में देखो, शुरुआत में देखने से ये पता चलेगा कि हम सभी के सभी एक जैसे ही हैं। ये देखिए ये सभी के सभी जो है वो एक जैसे ही हैं शुरुआती दिनों में, फिर बाद में धीरे धीरे इनमें कुछ चेंजेस आते हुए हम देख पाते हैं, लेकिन एंड में ये बहुत अलग से बिहेव करेंगे, यानी बहुत अलग से दिखेंगे। लेकिन शुरुआत में देखो सभी के सभी जो है वो एक जैसे। तो इसी को कहा गया है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो समझ में आ गया होगा आपको कि भाई ये सारे एविडेंसेस है जिसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन ये थ्योरी करेक्ट है। अब कौन से थे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम, जो हमारे एविडेंसेस हमने अभी पढ़े थे। सबसे पहला एविडेंस जो हमने देखा था वो था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर
सेम दिखते हैं। दूसरा है एनाटॉमिकल एविडेंस, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स सेम दिखता है। उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन्स, कि भाई इस तरह के वेस्टिजियल्स ऑर्गन्स अभी भी प्रेजेंट है, जिसका कोई यूज़ अभी नहीं है लेकिन पहले हुआ करता था। लेकिन ये ऐसे ऑर्गन्स है जो अपने लिए उतने यूज़फुल नहीं है, लेकिन बाकी एनिमल्स के लिए ये यूज़फुल है अभी भी। तो बाकी एनिमल्स में और हमने कुछ ना कुछ लिंक है। तो उसके बाद पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जो फॉसिल्स मिले उनसे भी यही पता चलता है कि कॉमन चीज़ें थी। उसके बाद कनेक्टिंग लिंक्स में हमने देखा डकबिल, प्लेटिपस, लंगफिश ये एक ऐसी फ़िश है जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों के बीच में, यानी ये फ़िश है लेकिन लंग्स है, यानी ये नाक से सांस ले सकते हैं क्योंकि लंग्स हैं। तो एक्वाटिक भी है, फिश है, तो टेरेस्ट्रियल है क्योंकि लंग्स हैं। तो लंग फिश जो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक में कनेक्टिंग लिंक्स हैं। पेरिपेटस जो एनिलिडा और ऑर्थ्रोपोडा में कनेक्शन बताता है, और डकबिल जो टेरेस्ट्रियल और मैमल्स में लिंक। तो इन सारी एविडेंस से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि भाई इवोल्यूशन जो थ्योरी है वो करेक्ट है। अब इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप बना लो, जैसे सिंगल लाइनर हो गया, या फिर इसके नोट्स ले लो आप अलग अलग एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के या फिर कनेक्टिंग लिंक्स के। तो याद रखो ये आता है पेपर में, ये पूछा जाता है ज़्यादातर कि भाई डकबिल प्लेटिपस ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक्स है, या फिर लंग फिश ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक्स है, या फिर पेरिपेटस किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक्स है। जैसे आपको ये दिया जाएगा, जैसे इधर समझो आपको दे दिया एक्वाटिक एनिमल, इधर दे दिया टेरेस्ट्रियल एनिमल, इसके बीच में जगह खाली रख दी और आपको पूछा गया कि विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक्स, तो आपको लिखना है दिस इज़ लंग फिश इज हियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो ये आप सभी एक बार इसकी बहुत अच्छे से स्टडी करके रखिए। ओके, तो ये सारा एविडेंसेस के बाद हम देखेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ये कौन है ये डार्विन साहब? तो इनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे। अब इन्होंने अपनी थ्योरी दी है इवोल्यूशन पे। अब इनका कहना क्या है? अब ये Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon observation of those specimens, he published the theory of natural selection, which preaches the survival of fittest. अब उनकी थ्योरी उन्होंने दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, और उसमें उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये एक पॉइंट रखा था। अब ये जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, ये उन्होंने दी थी अपने, उसके लिए उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब इसमें वो क्या कहते हैं, विथ ईच अदर। देखो, डार्विन का कहना ये है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स हु रिप्रोड्यूस एंड आफ्टर रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस सो मैनी ऑफस्प्रिंग, और फिर आगे इनको जीने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। सो दे आर इन कंपटीशन विथ फॉर लिविंग। अब उनमें कोई तो जीतेगा, कोई हारेगा। अब जो जीतेगा, जो सस्टेन करेगा, विच शोज़ द मॉडिफिकेशन इसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन। अब जो अपने अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन कर लेगा जो जीने के लिए ज़रूरी है, वही जीतेगा उस कंपटीशन को, यानी वो ज़िंदा रहेगा। अब इसी के साथ उन्होंने और एक पॉइंट दिया है नेचुरल सिलेक्शन का। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन वो चीज़ है जिसमें नेचर अपना रोल प्ले करती है। अब ये क्या है कि भाई नेचर सिलेक्ट करती है उस एनिमल को जो ज़िंदा रहने के लिए फिट टू लिव हो, और उसी वो ज़िंदा रखती है। और जो बचे हुए हैं उनका क्या करती है? तो भाई उनको वो पेरिश कर दे। पेरिश यानी ख़त्म करना, नष्ट कर देना, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अब बात समझ में आ रही है कि जब बहुत सारे स्पीसीज हो जाते हैं, बहुत सारे एनिमल, उनके अंदर कंपटीशन होता है। अब ये कंपटीशन में वो क्या करते हैं? अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं और कुछ इसेंशियल ऑर्गन्स डेवलप कर लेते हैं, और उसके वजह से वो फिट टू लिव हो जाते हैं, और इसलिए उनका नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है और वो ज़िंदा रहते हैं। और जो बचे हुए हैं वो पेरिश हो जाते हैं। अब ये सारा उन्होंने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में दिया था। अब इस जो उनका ये जो सारा थियरी था, उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस भी आए हैं, और इन पे कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मेन ऑब्जेक्शंस ऑन डार्विन्स थ्योरी,
व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस ऑफ डार्विन्स थ्योरी, ये पूछा जाता है। तो देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्शंस ऑन डार्विन्स थ्योरी। सबसे पहला क्या है, नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। अब डार्विन का कहना ये था कि भाई इवोल्यूशन होने के लिए नेचुरल सिलेक्शन ही इम्पोर्टेंट है। अब नेचर ने जो सिलेक्ट किया वो आगे गया, बाकी जो नहीं किया वो जो डिसअप्रूव हो गए या फिर जो जिनके अंदर उतनी एबिलिटी नहीं थे वो नष्ट हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है अदर देन नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन होने के लिए। और दूसरा ये था कि डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। अब किसी ने यूज़फुल मॉडिफिकेशन कर लिया तो वो क्यों किया, कैसे किया, कोई नहीं कर पाया तो वो क्यों नहीं कर पाया, कैसे नहीं कर पाया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन डार्विन्स के पास नहीं था। थर्ड ये है कि देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। कुछ चेंजेस इवोल्यूशन में बहुत स्लो होते हैं, तो कभी बहुत जल्दी भी हुए हम ऐसे देख पाते हैं, इनका भी एक्सप्लेनेशन डार्विन्स के पास नहीं था। तो ये मेन ऑब्जेक्शंस उसके थ्योरी के ऊपर लिए जाते हैं और इसके ऊपर बहुत बार सवाल भी बनता है। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट है लैमार्किज्म। देन नाउ व्हाट इज़ लैमार्किज्म। अब लैमार्किज्म देने वाले शख्स ये थे जिनका नाम है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। अब इनका थ्योरी क्या था, इनका थ्योरी ये था कि जो इवोल्यूशन होता है वो एक ही कारण से होता है, उसका कारण वो यूज़ करते हैं अपने ज़िंदगी में, यानी किसी चीज़ का वो यूज़ करेंगे और किसी चीज़ का नहीं करेंगे। तो इसी के ऊपर ये सारा थ्योरी उनका डिपेंड है। जैसे ये यहाँ पे एक्टिविटीज़ और लेज़ीनेस, यानी या तो वो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग करेगा, एक्टिवली उपयोग करेगा, और या फिर वो किसी चीज़ का उपयोग नहीं करेगा। इन दोनों की वजह से उसमें कुछ ऑर्गन्स अच्छे बनेंगे और कुछ ऑर्गन्स उसके ख़त्म हो जाएंगे। इसी को ही उसने कहा है लैमार्किज्म। अब उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि जिराफ में एक एग्जांपल उसने दिया है कि जिराफ क्या करता था, पहले तो उसकी जो गर्दन थी उतनी लंबी नहीं थी, छोटी थी, लेकिन क्योंकि सारे एनिमल्स नीचे ट्री के नीचे के सारे पेड़ के पत्ते जो है वो खा लेते थे यहाँ के, तो ज़्यादातर ऊपर ही पत्ते बचने लगे, इसलिए ट्री के ऊपर के पत्ते खाने के लिए उसने अपनी गर्दन को क्या किया, लंबा कर दिया। तो यही वो रीज़न है इवोल्यूशन का। जैसे उनका कहना है कि भाई इसी तरह से इवोल्यूशन हुआ है कि इसने यूज़ किया। ये एक जिराफ का उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। और दूसरा और एक वो एग्जांपल देते हैं भाई, फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट ऑफ शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ। जो आयरन स्मिथ है वो हमेशा हथौड़ा चला चला के, लोहार जिसको बोलते हैं, लोहार जो हमेशा हथौड़ा चला चला के उसके जो कंधे के जो मसल्स है वो बहुत ही तगड़े हो जाते हैं। और एक उन्होंने और एक एग्जांपल दिया है जिसमें उनका कहना है कि द बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू, ये दो बर्ड्स क्या करते कि इन्होंने अपने पंखों का ज़्यादा यूज़ किया ही नहीं। विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू यहाँ दिया गया है। हाँ, इन्होंने अपने पंखों का यूज़ किया नहीं तो वो वीक हो गए और उस वजह से उनमें ज़्यादा वो यूज़ हुए। इसलिए ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा पंछी तो है, लेकिन ऐसा पंछी जो उड़ नहीं पाता। तो इस तरह से बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आए, तो इसी से फिर इवोल्यूशन होते गया। तो इसी को कहा गया है लैमार्किज्म। यानी अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो लैमार्किज्म इज़ द टाइप ऑफ इवोल्यूशन इन विच द यूजेस एंड नॉट यूजेस ऑफ द ऑर्गन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि भाई जो इवोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो एक ही है कि या तो वो किसी ऑर्गन का यूज़ करें या फिर डिसयूज़ करें, यही है लैमार्किज्म। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेशिएशन। स्पेशिएशन क्या है? स्पेशिएशन बहुत सिंपल सी चीज़ है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज़ कॉल्ड स्पेशिएशन। स्पीसीज़ क्या है? स्पीसीज़ भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको समझना हमें चाहिए। स्पीसीज़ इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज़ इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स। अब देखो इस चीज़ को समझो,
अब किसको हम कहेंगे स्पीसीज़? समझो ये ए है और ये बी है, ए मेल है, बी फीमेल है। अब इनसे एक नया बच्चा जन्म लेता है सी। अब अगर ये फर्टाइल है, फर्टाइल फर्टाइल यानी ये आगे चल के और किसी के साथ अगर बच्चे पैदा कर सकता है तो ही ये एक स्पीसीज़ है। ए और बी एक स्पीसीज़ के माने जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ए और बी ने रिप्रोडक्शन कर लिया और कोई एक सजीव पैदा तो हो गया, लेकिन वो फर्टाइल नहीं है, यानी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता आगे चल के, तो ये दोनों एक स्पीसीज़ के नहीं माने जाएंगे। बात समझ में आ रही है? स्पीसीज़ क्या है? स्पीसीज़ इज़ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। ऐसा सजीव पैदा कर सकते हैं कि जो आगे चल के और कुछ सजीवों को अगर पैदा कर सके तो उन्हीं दो इंडिविजुअल्स को एक स्पीसीज के है ऐसे माना जाएगा, अदरवाइज उनको अलग अलग स्पीसीज में रखा जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिएशन। उसके बाद हमारा जो एक लास्ट टॉपिक बचता है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन।